अभी जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है इट्स नोन एज एटीट्यूड। एटीट्यूड यानी कि रवैये हमारी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू गॉर्डन एल पोर्ट, एटीट्यूड को अगर हम डिफाइन करें तो इट इज मेंटल एंड न्यूरल स्टेट ऑफ रेडीनेस ऑर्गेनाइज थ्रू एक्सपीरियंस exerting a directive or dynamic influence upon the individual society or culture as a whole। ठीक है, तो अगर हम इसको उर्दू में बयान करें तो ये हमारी ज़हनी और असाबी आमादगी है, यानी मेंटली हम किसी को रिस्पॉन्ड करने के लिए तैयार होते हैं जो कि तजर्बे के नतीजे में पैदा होती है, अपने जवाबी अफ़ाल सर अंजाम देते हैं। अगर हमारा पास एक्सपीरियंस उस चीज़ के बारे में अच्छा है तो हम मेंटली और असाबी लिहाज से बेहतर तौर पर उसको डील करने के लिए तैयार होंगे, आमादा होंगे और बेहतर तौर पर उसको रिस्पॉन्ड करेंगे। लेकिन अगर हमारा पास्ट उसके साथ अच्छा नहीं है तो हम उसी हिसाब से उसको डील करेंगे या देखेंगे। अकॉर्डिंग टू न्यू कॉम्ब, रवैया किसी फर्द का वो इदराक यानी कि परसेप्शन, ठीक है, मिलान प्री डिस्पोजिशन, तफक्कुर सोचने का अंदाज और एहसास है जो वो किसी शख्स या चीज के बारे में रखता है। यानी आप किसी चीज के बारे में क्या इदराक रखते हैं, उस चीज के बारे में क्या सोचते हैं, उस चीज के बारे में आपकी प्री डिस्पोजिशन क्या है, वो तमाम आपके रवैयों को डिटरमाइन करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आरजे कौसनी के मुताबिक रवैया वो इक्तसाबी मैलान है, यानी कि ये हम लर्न करते हैं, ये हम सीखते हैं जो किसी भी वाक़े या फर्द के बारे में रखा जाता है और जिसके तहत हम अपने रद्द-ए-अमल को देते हैं। जब भी हम रवैये की बात करें तो हमारे इसमें पास्ट एक्सपीरियंसेस, हमारी लर्निंग और हमारी इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसमें हमारी प्रेफरेंसेस शामिल होती हैं, हमारे अकीदे शामिल होते हैं, हमारे तासुबात शामिल होते हैं, हमारी सुपरस्टिशंस शामिल होती हैं, साइंस का इसमें रोल है, हमारे मज़हब का इसमें बहुत ज़्यादा रोल है, ठीक है? और इसमें आपका पॉलिटिकल ओपिनियन क्या है, वो तमाम इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं जब भी हम किसी चीज़ के बारे में रवैया रखते हैं, ठीक है? रवैया हमारे अकायद यानी कि बिलीव्स, हमारे एहसासात, फीलिंग्स, पॉजिटिव और नेगेटिव जो किसी चीज़ के बारे में होते हैं, उसके आइनेदार होते हैं और इनमें ख़ास शिद्दत पाई जाती है। अगर हम रवैयों की बात करें तो इसमें 3 अनासिर होते हैं, ठीक है? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपको शायद आफरीदी पसंद है, ठीक है? तो पहला जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो है फ़िक्री या वक़ूफ़ी पहलू, जिसमें हम किसी चीज़ का इदराक करते हैं, किसी चीज़ का इदराक करते हैं कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आफरीदी जो है वो बहुत अच्छी बैटिंग करता है। जज़्बाती पहलू में हम उसके बारे में पॉज़िटिव या नेगेटिव फीलिंग्स रखना शुरू कर देते हैं, यानी हम उस चीज़ को पसंद करते हैं या नापसंद करते हैं एहसासात के हिसाब से। और किरदारी पहलू में जहाँ भी हमें मौका मिलता है हम उसके बारे में खुलम-खुला इज़हार करते हैं, ठीक है? और या खुद वो काम करते हैं। मसलन फॉर एग्ज़ाम्पल जो रवैये का किरदारू पहलू है, उसमें हम क्रिकेट मैच देखना, इसे पसंद करना और इसे खेलना, क्रिकेट के बारे में रवैया कहलाएगा। इसी तरह के अगर हम अपने कौमी हीरोज़ की बात करें, तो उनके बारे में पॉज़िटिव अंदाज़ में सोचना, उनको पसंद करना और उन्हें जहाँ मौका मिले खराज-ए-तहसीन पेश करना शामिल होगा, ठीक है? फिर अगर हम रवैये की तश्कील की बात करें तो ये आमोज़िश का नतीजा होते हैं। बहुत सारे फैक्टर्स रवैयों की तश्कील में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिसमें समाजियात है, ठीक है? हमारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं, कंडीशनिंग है, रीइन्फोर्समेंट है, जिस ग्रुप से आप बिलॉन्ग करते हैं, वो हमारे रवैयों की तश्कील में अहम किरदार अदा करता है। हम अपने रवैये ज़रूरियात की तस्कीन के लिए तश्कील देते हैं, मालूमात आपकी कितनी है, एथनिसिटी भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है और दूसरे लोग आपको क्या सजेस्ट करते हैं, ठीक है? इसका भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है रवैयों की तश्कील में। अगर हम तब्दीली की बात करें तो आपके ज़ाती औसाफ जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ज़हीन अफ़राद के रवैये आम तौर पर जो एवरेज इंटेलिजेंस के लोग होते हैं, उनसे मुख्तलिफ होते हैं। फिर सोशल इंटरैक्शन आपका किस किस्म के ग्रुप के साथ है, ठीक है? किन किस्म के लोगों के साथ है, फिर आपकी ग्रोही वाबस्तगी क्या है? अगर आपको पर्सुएड करता है कोई कि आप अपने रवैये अपना लें, ठीक है? तो उसका क्या रोल है, ठीक है? ज़ाहिर है पर्सुएशन के लिए 2 रूट्स इस्तेमाल होते हैं, एक सेंट्रल रूट होता है और एक पेरिफेरल रूट होता है, तो दोनों जो हैं वो हमारे रवैयों को तब्दील करने में अहम किरदार अदा करते हैं। इज़्ज़त-ए-नफ्स है, ठीक है? जिनकी इज़्ज़त-ए-नफ्स कम होती है, वो जल्दी लोगों की बातों में आकर अपने रवैये तब्दील कर लेते हैं और जिनके
इज्जत नफ्स ज्यादा होती है, वो इतनी जल्दी अपने रवैये तब्दील नहीं करते। आपको पैगामात किस किस्म के जरिए मिल रहे हैं, लोगों को जो इम्पोर्टेंट रोल पर कोई फाइज है तो उसकी बिना पर हम अपने रवैये तब्दील कर लेते हैं। कॉग्निटिव डिसोनेंस, अगर आपके एक ही चीज के बारे में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह की रवैये हैं तो उस स्ट्रेस को खत्म करने के लिए हम किसी एक रवैये को रखना पड़ता है। ठीक है, जैसे आपको कोई चीज पसंद भी है और नापसंद भी है तो आप एक ही उस चीज के बारे में कर सकते हैं। रवैयों की अगर हम पैमाइश की बात करें तो रवैयों को हम शरई पैमानों के जरिए माप सकते हैं। इसमें सबसे पहला जो पैमाना है वो थर्स्टोन्स रेटिंग स्केल है। थर्स्टोन ने अपना रेटिंग स्केल 1931 में पेश किया और इसमें 11 डिफरेंट दर्जे हैं, ठीक है, जिनके तहत रवैयों की पैमाइश की जाती है। इसमें सबसे पहले मौजू का इंतखाब किया जाता है, फिर मौजू के मुताबिक बयानात जितने भी हो सके उनको इकट्ठा किए जाते हैं, फिर 11 रुकनी एक कमेटी बनाई जाती है जो कि उस चीज की एक्सपर्ट होती है, वो उन तमाम चीजों का जो है वो जांच पड़ताल करती है, तमाम बयानात पर गौर व गौस करती है और फिर उसकी हतमी मंजूरी देती है और फिर उसको पैमाइश के लिए शरई पैमाने की सूरत में जारी कर देती है, पब्लिश कर देती है और फिर उसको हम इस्तेमाल में लेकर आते हैं। फिर लिकट का शरई पैमाना है। लिकट का शरई पैमाना 3 दर्जाती, 5 दर्जाती, 7 दर्जाती हो सकता है। इसमें सबसे पहले हम मौजू का इंतखाब करते हैं और फिर उस मौजू के बारे में मुमकिन रवैयों को मालूम करने के लिए ज्यादा से ज्यादा बयानात को इकट्ठा किया जाता है। कोशिश की जाती है कि ये बयान सादा हों, वाज़ेह हों और उसमें किसी किस्म की ज़ू मानवियत या इबाहम ना पाया जाए। ठीक है, इसमें फॉर एग्जांपल स्ट्रांगली एग्री, ठीक है, एग्री, ठीक है, न्यूट्रल, पार्शियली डिसएग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री, इस तरह की 5 दर्जाती भी ये हो सकता है। फिर हम इसमें इसकी वैलिडिटी, रिलायबिलिटी मालूम करते हैं ताकि जो है ये स्टैंडर्डाइज्ड हो सके। तो उन सिर्फ उन स्केल्स को यूज किया जाता है जिनकी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी काफी हाई हो ताकि जो है वो उस चीज को अच्छे से पैमाइश कर सकें। फिर उसके बाद ऑस्कोट का शरई पैमाना है। ठीक है, ऑस्कोट का शरई पैमाना जो है वो मजमूई इम्तियाज का पैमाना भी कहलाता है। इसमें हम किसी भी टॉपिक के बारे में कितनी शिद्दत है वो जानने की कोशिश करते हैं। इसमें 2 मुखालिफ इसमें सिफ्ट इस्तेमाल किए जाते हैं और उनको 7 दर्जों में तकसीम किया जाता है और आप फिर जितना उसके बारे में ओपिनियन रखते हैं उसको आप टिक कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप खुद को कितना तेज समझते हैं या सुस्त समझते हैं। अगर आप खुद को बहुत तेज समझते हैं तो आप टिक पर लगाएंगे +3 पर। अगर आप खुद को बहुत सुस्त समझते हैं तो -3 पर लगाएंगे। अगर आप खुद को थोड़ा-सा तेज बस समझते हैं तो +1 पे लगाएंगे या अगर आप थोड़ा-सा सुस्त समझते हैं तो -1 पे लगाएंगे। इसी तरीके से आपकी पॉजिटिव फीलिंग है या मनफी फीलिंग है, वो भी आप उस हिसाब से टिक कर देंगे, ठीक है? और खुद को कितना मजबूत समझते हैं, ये कमज़ोर समझते हैं, यानी कि इस तरीके से ये किसी चीज़ के बारे में जो है वो जो आपकी पॉजिटिव या नेगेटिव फीलिंग है, उसको डिटरमाइन करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें तरीका इज़दाद इस्तेमाल किया गया है और इसमें 3 अवामिल इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आप किसी चीज़ को इवैल्यूएट कैसे करते हैं, उसका तखमीना कैसे लगाते हैं, उसकी पोटेंसी यानी शिद्दत कितनी है और एक्टिविटी फैक्टर, इन तीनों के लिहाज से उसकी पैमाइश की जाती है। ये एक स्टैंडर्ड टूल है, इसकी स्टैंडर्डाइज़ेशन, रिलायबिलिटी और वैलिडिटी एस्टैब्लिश्ड है और इसके ज़रिए हम किसी इंसान के कॉग्निटिव एंड अफेक्टिव पहलू की पैमाइश कर सकते हैं। फिर उसके बाद बुगार्डस का शरई पैमाना है। बुगार्डस का शरई पैमाना जो है वो मुख्तलिफ कौमों के दरमियान बाहमी ताल्लुक और दूरी के रवैयों को पैमाइश करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसको सोशल डिस्टेंस स्केल भी कहा जाता है। ये मुख्तलिफ कौमों के अफराद के आपस में एक दूसरे किस हद तक वो एक दूसरे को पसंद करते हैं उसकी पैमाइश करता है। इसके 7 दर्जे हैं और 7 दर्जों के ज़रिए हम किसी इंसान की किसी दूसरे मुल्क के इंसान के लिए क्या रेटिंग है उसको असेस करते हैं। अगर किसी इंसान को किसी दूसरे मुल्क का बहुत पसंद होगा तो वो दूसरी कौम के फर्द से शादी कर लेगा। दूसरे नंबर पर दूसरी कौम के फर्द को पड़ोसी की हैसियत से तस्लीम कर लेगा। तीसरे नंबर पर दूसरी कौम के फर्द को अपने पेशे में शरीक करेगा। चौथे नंबर पर दूसरी कौम के फर्द को दोस्त बनाएगा। पाँचवें नंबर पर दूसरी कौम के फर्द को अपने मुल्क का शहरी पहनाएगा। छठे नंबर पर दूसरी कौम के फर्द को अपने मुल्क में कबूल करेगा और 7वें नंबर पर दूसरी कौम के फर्द को अपने मुल्क से निकाल देगा। तो आपके अपने रवैयों की जितनी शिद्दत होगी उसी हिसाब से हम इसको देखेंगे, ठीक है? तो ये डिफरेंट स्केल्स हैं जिनके ज़रिए हम रवैयों की पैमाइश कर सकते हैं, जिनमें थर्स्टोन का शरई पैमाना है,
जो कि 1931 में है, ये 11 पॉइंट स्केल है। फिर लिकट का शरही पैमाना है जो कि 5 दर्जाती, 7 दर्जाती या 3 दर्जाती हो सकता है। फिर ऑक्सफोर्ड का शरही पैमाना है जिसको मसनूई इम्तियाज का शरही पैमाना भी कहते हैं, जिसके आगे से 3 फैक्टर्स हैं जिनमें इवैल्यूएटिव फैक्टर्स, पोटेंसी फैक्टर और एक्टिविटी फैक्टर शामिल है। और बुगार्डस का शरही पैमाना है जिसको सोशल डिस्टेंस स्केल या समाजी कुर्बबात का स्केल भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये तमाम स्केल हैं जिनके जरिए हम रवैयों की पैमाइश कर सकते हैं।